Assalamualaikum class. As you know, I'm your course instructor to ask for the course Institutional Management. So this lecture is being recorded and it is about the course that we have done for the syllabus we have done so far for the midterm examination. I hope this lecture will aid you in giving that exam. So I would like to discuss various aspects and various content we have done so far. I would like to say that all of you please keep your mic on the silent mode और जिससे मैं पूछूं वही प्लीज माइक अपना ऑन करें. ओके, लेट्स बिगिन. कि जो हमारा कोर्स था इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, दैट वाज ऑल अबाउट दैट हाउ वी आर सपोज्ड टू मैनेज वेरियस टास्क, वेरियस चोर्स इन एन इंस्टीट्यूशन. एंड एज फार एज द इंस्टीट्यूशन वी आर कंसर्न इज द फूड सर्विस इंस्टीट्यूशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट होता क्या है. स्किल होना अलग बात है, किसी के पास पैसे होना अलग बात है, किसी के पास जगह होना अलग बात है, लेकिन अगर उसको अपने रिसोर्सेज को मैनेज नहीं करना आता तो ही कैन नॉट प्ले दैट फार. उसको मैनेजमेंट, रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करके ही हम अपना बेस्ट आउटकम अचीव कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क अनिका जाहिद इफ शी इज देयर टू टेल अस अबाउट दैट व्हाट इज मैनेजमेंट. मैम, मैनेजमेंट ये है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से करना, स्टेप वाइज लेकर चलना ताकि कोलैप्स ना हो. और बिल्कुल कोलैप्स ना हो. रिसोर्सेज को मैनेज करना. रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं मेनली? अगर हम रिसोर्सेज को देखें तो मेनली हमारे पास मेजर जो रिसोर्स है दैट इज योर मनी. जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे मनी बाइज होगा. तो जब तक पैसे नहीं होंगे आप कोई इंस्टीट्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकते, आप उसकी सब्सिडी नहीं ले सकते, आप उससे प्रॉफिट नहीं कमा सकते, राइट. उसके अलावा रिसोर्स में आता है आपका टाइम. टाइम की यूटिलाइजेशन अगर हम प्रॉपर्ली मैनेज करें तो हम अपने इदारे को कामयाब चला सकते हैं. उसके अलावा आ जाता है हमारा टाइम, मनी, एनर्जी. एनर्जी में हमारी मैन पावर आ जाती है कि हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं और कौन सा एम्प्लॉय कितना अपना टाइम देके, कितनी एनर्जी देके किसी जो उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहा है, राइट. ओके, अब अनिका बताइए कि फूड मैनेजमेंट या केटरिंग क्या होता है? मैम, केटरिंग ये कि जहाँ फूड सर्व किया जा रहा है वो एरिया कैसा होना चाहिए, मींस कि उसको कैसे डिज़ाइन किया जाए ताकि जो भी क्लाइंट है उसके लिए वो कंफर्टेबल हो और प्रेजेंटेबल बिल्कुल प्रेजेंटेबल हो. उसकी एस्थेटिक वैल्यू जो है वो बेहतर की जा सके. जो भी वहां पे उसको एम्बियंस क्लाइंट को अच्छा मिले कि वो वहां पे दोबारा भी आए. अच्छा, अब केटरिंग में हमारे पास सिर्फ एक जो है वो एक सर्विस नहीं है. सिर्फ फूड प्रोवाइड करना इज नॉट द सोल पर्पस ऑफ केटरिंग. फूड ऑब्वियसली फूड इज द मेजर कंपोनेंट, लेकिन फूड के साथ साथ एम्बियंस मैटर्स अ लॉट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस मैटर्स अ लॉट, एंड द बिहेवियर ऑफ द पर्सनल. जो वहां पे लोग हैं, जो फूड सर्विस मैनेजर है, जो वेटर्स हैं, जो फूड सर्व कर रहे हैं, उनका कंडक्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक इंस्टीट्यूशन को चलाने में देयर इज अ चेन ऑफ इवेंट्स कि किस तरह से हर डिपार्टमेंट एफिशिएंटली अपना रोल प्ले कर रहे हैं. Sir, are you there with us? Yes, ma'am. Peter, can you please describe some of the characteristic features of food service management, that how this particular service differs from other type of institutions? Ma'am, for example, when we just look at into the food service management, there are many things to done beforehand because there is a vast field. तो हम लोगों को basically पूरा देखना पड़ता है from the raw product to the end product which we are serving to the customer or the person जो या घर में आया है उसके लिए और the guest. तो हम लोगों को पूरा प्रॉपर देखना है कि उसको हम लोगों ने किस तरह प्रेजेंट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास इसके लिए पूरी एक टीम होनी चाहिए, एग्जैक्टली अ मैनेजर फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब चीजों को मैनेज करेगा. ठीक है. और इसके अलावा वी हैव अ ऑपरेशन टीम विद अस, मैनेजमेंट टीम, क्लीनिंग टीम, शेफ, वेटर्स and especially the person taking the order.
तो एग्जैक्टली। जो ठीक है, और हम लोगों को ऑपरेशन से लेके हम लोगों को जो एंड प्रोडक्ट है उसको जो सर्व करना है, उसके अंदर हम लोगों को हाइजीन भी रखना है, हम लोगों को कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी रखना है, हम लोगों को ये भी रखना है कि हमारा जो बिलिंग है या जो भी है वो इतना रीजनेबल हो कि लोग उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी और एसेसिबिलिटी भी देखेंगे हम लोग कि उनको एक्सेस भी हो रहा है, या अगर ये सिर्फ मेजोरिटी ऑडियंस टारगेटेड नहीं होनी चाहिए, ओवरऑल ऑडियंस में होना चाहिए। और अगर हम लोग फूड मैनेजर की बात करते हैं, तो फूड मैनेजर जो है वो उसकी अलग क्वालिटीज है, उसके अंदर गुड लिसनिंग आती है, गुड स्पीकिंग आती है, कम्युनिकेशन बैरियर्स नहीं आने चाहिए, और उसके अलावा उसके अंदर इतना पेशेंस और एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कोप कर सके डिफरेंट सिचुएशंस के साथ। बिल्कुल सही आपने कहा, थैंक यू सो मच। देखिए फूड सर्विस इंडस्ट्री जो है वो दूसरी इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री से वेरी करती है। क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या है, एक कारखाना लगेगा, उसमें फैब्रिक जाएगा, उसमें फाइबर्स जाएंगे, फाइबर्स डाइड होंगे, एक पर्टिकुलर प्रिंट होगा, और वो प्रिंट उसी तरह प्रिंट हो के निकलता आएगा, और आगे से उसकी कटिंग और आगे उसकी सेल्स और मार्केटिंग होती जाएगी। इसमें हमें कपड़े को खराब होने का डर नहीं है, कपड़े की डिटोरिएशन का डर नहीं है, कपड़े की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, और इसमें जो पर्सनल हैं दे आर मोर लाइक रोबोट। उनकी जो डेली रूटीन है वो एक तरह से बिल्कुल डिटो होती है, क्योंकि उन्होंने एक ही काम पर्टिकुलरली डेली रिपीट करना है। लेकिन एक फूड सर्विस इंडस्ट्री में बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि डे टू डे वेरी करते हैं। फूड सर्विस इंडस्ट्री में फूड जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तो ऑब्वियसली दैट इज ऑफ द मोस्ट मच इम्पोर्टेंस, लेकिन उसके अलावा जो बाकी सर्विसेज दी जा रही होती हैं, जैसे उसमें वहां पे फूड के साथ साथ एम्बियंस दिया जा रहा है, या फूड के साथ असिस्ट किया जा रहा है जो उनके सिगरेट स्मोकिंग एरियाज बने हुए उनको, या कई लोग अपनी, जैसे हमारा बड़ा कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि बिजनेस लंच पे जाते हैं, तो उनको एक एम्बियंस दिया जाए जहां पे वो प्रोफेशनली भी एक अपना बिजनेस मीटिंग या बिजनेस लंच कर सके। तो इस तरह से फूड सर्विस एक क्लोथिंग इंडस्ट्री से डिफरेंट है। इसी तरह जो आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं वो सेम, कई डिफरेंट प्रोडक्ट सेम मेथड से नहीं चल सकते। अगर आपके पास कोई लिक्विड्स हैं तो उनको हैंडलिंग का जो मेथड है वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू द कन्फेक्शनरी। जो मीट प्रोडक्ट्स हैं उनका डिफरेंट होगा तरीका व्हीट प्रोडक्ट से। तो फूड में आप फूड को एक ही कैटेगरी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। स्टैंडर्डाइज से एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है और यू आर क्लेमिंग दैट यू सर्व द बेस्ट बीफ स्टेक इन द एरिया, तो उस बीफ स्टेक में ऐसी क्या खास बात है कि कस्टमर दोबारा वहां पे है? सबसे पहली बात यह है कि उसको सेम टेस्ट दोबारा चाहिए। तो रेसिपी की स्टैंडर्डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फूड सर्विस इंडस्ट्री। फिर उसके अलावा प्रोडक्ट जो स्टैंडर्डाइज तो होगी, लेकिन उसके साथ रॉ मटेरियल्स की डिटोरिएशन का बहुत ख्याल रखा होना चाहिए। सैम ने जैसे कहा कि हमें बहुत सारी चीजों में बिफोर हैंड जो है वो तैयार होना चाहिए कि अगर पर्टिकुलरली आपका कोई रेस्टोरेंट है और आप वहां पे हाई टी केटर कर रहे हो, आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि अगर तो आपके पास लोग ज्यादा आ जाते हैं, टर्न आउट लोगों का ज्यादा हो जाता है, तो आपने उस टाइम सडन डिमांड पूरी कैसे करनी है? और जरूरी नहीं है कि हर दफा डिमांड ही पूरी हो या लोग ज्यादा आए। कभी ये भी होता है कि लोग आपके जो प्रिपेयर्ड फूड है, जो कुक्ड फूड है, वो बच जाए और लोगों का टर्नओवर कम हो। उस सिचुएशन में फूड की हैंडलिंग कैसे की जानी चाहिए, ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है। इसी तरह जो आपके नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं, जो आपका सारा जो डिटोरिएशन जिनकी इतनी जल्दी नहीं होती, जिनकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है, उनके लिए इन्वेंट्री प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सारी कंसिडरेशंस फूड इंडस्ट्री को बाकी इंडस्ट्री से डिफरेंट बनाती है। अच्छा, उसके बाद आई वुड लाइक टू आस्क अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब, आर यू देयर विद अस? जी मैम। बेटा, कैन यू प्लीज एलैबोरेट दैट हाउ आर रिलीजन एंड फूड आर एसोसिएटेड? मैम रिलीजन और फूड इतना एसोसिएटेड है कि मतलब हम देखते हैं कि काफ़ी जगहों पे मतलब जैसे अगर हम डिफरेंट रिलीजन्स का देखें तो अगर जैसे मुस्लिम में यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंट जो मज़ार वगैरह होते हैं वहाँ पर लंगर वगैरह होता है, और जो अगर हिंदू वगैरह का हम देखें तो उनमें जो डिफरेंट की वो जो धर्मशाला वगैरह बनी होती हैं उनके अंदर उनका मतलब एक ह्यूज लेवल पर जो है उनको एक खाना प्रोवाइड किया जाता है बगैर किसी कॉस्ट के, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब उनको खाना दिया जाता है, और मतलब इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसको भी मैनेज वगैरह करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट या किसी केटरिंग कंपनी वगैरह की बहुत ज़रूरत होती है जो इस सारे को अच्छे तरीके से मैनेज करे और ये सारा काम
अच्छा, क्या आप इस्लाम और फूड की एसोसिएशन या इस्लाम और फूड में किस तरह से आपस में ताल्लुक है, तो थोड़ा एलैबोरेट करेंगे कि इस्लाम के पर्सपेक्टिव से हम फूड को कैसे लेते हैं, फूड सर्विस इंडस्ट्री को कैसे लेते हैं? जैसे आपने एग्जांपल दी कि मज़ारों में, तो मज़ार को आपने इस तरह से बता मैम देना कि एक जगह है, लेकिन कोई इवेंट्स बताएंगे जहाँ पे हमने फूड को स्पेसिफिक कर लिया है? जी मैम, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। जैसे अब लोगों को यहाँ पे अभी रमज़ान आने वाला है, तो अफ्तारियाँ वगैरह होती हैं, इस तरह है। और उसके बाद अगर कोई जैसे कोई डेथ वगैरह हो जाती है, उसके लिए खाने वगैरह के लिए अलग में होता है ये सारा कुछ। और मतलब कोई शादी वगैरह का मौका है, रिलीजियस हमारे त्यौहार वगैरह हैं, 12 रबीउल अव्वल जैसे आती है, उसके लिए ईद वगैरह पर तो स्पेशल डिशेस वगैरह होती हैं, और स्पेशल जो है खाना वगैरह होता है। एग्जैक्टली, अगर हम ये बात देखें तो रिलीजियस इवेंट्स हमारे जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल हमारे लिए मुहर्रम का महीना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें 9-10 मुहर्रम को बहुत सारे लोग ये उनका रुझान है कि वो बाहर से कुक करवाते हैं पर्टिकुलर फूड, दैट इज नान, हलीम और द हलवा एंड नान। तो वेरियस जो फूड एसोसिएट किए गए होते हैं उस इवेंट के साथ, तो वो घर में बनाने के बजाय वो बाहर से प्रॉपर हायरिंग करते हैं। तो हम इसमें ये एग्जांपल दे सकते हैं कि रिलीजन का भी बहुत इम्पैक्ट है हमारी फूड चॉइसेस और फूड इंडस्ट्री पे। रमजान में हमारे पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर रोजे हैं तो कोई भी बंदा 2-1 बजे कोई भी रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं। तो हम देखते हैं कि वेरियस फेसबुक पे, जैसे सोशल मीडिया पे अपनी बहुत एडवर्टाइजमेंट जो कर रहे होते हैं रेस्टोरेंट, तो रमजान में वो स्पेशली अपना अफ्तार मेन्यू देना शुरू कर देते हैं। तो ये हमें पता लगता है कि रिलीजन का बहुत इफेक्ट होता है हमारी फूड के ऊपर और फूड सर्विस इंडस्ट्री पे, फूड सर्विंग स्टाइल के ऊपर। हमारे साथ मीरब हैं आप? मीरब गफूर, आर यू विद अस? ओके, लाइबा अजीम, आप सुन रहे हैं? जी मैम। ओके, क्या आप हमें बताएंगे कि किस तरह से ट्रेडिशन और कल्चर वो इम्पैक्ट करता है फूड सर्विस इंडस्ट्री को? मैम ट्रेडिशनल और कल्चरल इस तरह से करता है, लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंट ट्रेडिशंस होते हैं डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड, लाइक फॉर एग्जांपल क्रिसमस है या रमज़ान आ गया है इस तरह से। और उसमें जो है हम डिफरेंट लोगों की डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती हैं। उसके अलावा कल्चरली इस तरह हम इसको देख सकते हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ पे न्याज देने का होता है, तो लेकिन इंडियंस जो है वो प्रसाद वगैरह इसको प्रेफर करते हैं, जैसे अगर वो टेम्पल्स वगैरह में जाते हैं तो इस तरह। इसके अलावा डिफरेंट मैरिजेस पे या कोई किसी की बर्थ सेरेमनी, बेबी शावर्स, उसके अलावा ब्राइडल शावर्स, तो इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं उन पर भी लोगों की डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती हैं। तो हम ट्रेडिशन और कल्चर को इस तरह से देख सकते हैं। Give me 5 examples of traditional gatherings. Give me 5 examples. Number 1, you can मैम say मैरिज, उसके अलावा फनरल्स, और उसके अलावा क्रिसमस क्रिसमस हो सकता है। और उसके बाद इंडियंस में जो है वो होता है। जी मैम। क्रिसमस को हम रिलीजन में नहीं डालेंगे आपके ख्याल से? रिलीजन में डालेंगे। उसके अलावा कौन मैम, बर्थडे पार्टीज होती हैं और 3 होंगे। इसके अलावा और फेस्टिवल, हाँ। और मैम ये जो डिफरेंट फेस्टिवल अरेंज करवाए जाते हैं खुद से, लाइक जो ऑर्फनेजेस में जो करवाए जाते हैं, उन फेस्टिवल्स को भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ऑर्फनेजेस आर नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पे भी कोई भी इवेंट है या वहाँ पे भी बर्थडे होती है या वहाँ पे भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई आपकी एजुकेशनल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो, तो वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप एंड पे फूड सर्व करते हो। आप किसी सेमिनार पे जाते हो और अगर सेमिनार पेड है, यानी आपने पेड ज़्यादा पेमेंट में स्पीकर की जो है वो कॉस्ट के अलावा आपको रिफ्रेशमेंट भी दी जाती है। तो ये तमाम चीजें आपके कल्चर ट्रेडिशन में आ जाती हैं।
ओके, रॉयल हाउस होल्ड हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शुरू से खाने और रॉयल हाउस होल्ड्स। मुझे कोई बताएगा कि कमर्शियल फूड सर्विसेज अगर हमारे साथ हफ्सा है, हाफिजा हफ्सा है हमारे साथ? ओके, वो हमारे साथ नहीं है। अरीज फातिमा, आप हैं हमारे साथ? जी मैम। अच्छा अरीज, आप मुझे बताओगे कि अभी हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि किस तरह से फूड इंडस्ट्री डिफरेंट है या फेस्टिविटी और रॉयल हाउस होल्ड वगैरह में क्या ट्रेंड है। कमर्शियल फूड सर्विसेज आपके ख्याल में आज जो जमाना चल रहा है, कमर्शियल फूड सर्विसेज इतनी बूमिंग इंडस्ट्री क्यों है? पहले तो मुझे जरा थोड़ा एलैबोरेट करो कि कमर्शियल फूड सर्विस का मतलब क्या है। मैम कमर्शियल फूड इंडस्ट्रीज मतलब जिस तरह हम बाहर जाके खाना खाते हैं, और बाहर जाके जिस तरह पहले फूड सिर्फ घर में बनता था, तो अब लोगों ने बाहर जाके खाने को एंजॉय करना शुरू कर दिया। और ये इसकी जो बिगनिंग है वो बाहर के मुल्कों से शुरू हुई, जिस तरह कुक शॉप्स बनी, रेस्टोरेंट बने, और फिर वो इवेलुएट होते होते हमारे कंट्रीज में बनना शुरू हो गया। तो इस तरह अब जो जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जो जो मतलब जिन्होंने अपने घर पैदा कर लिए हैं या जो भी है, वो लोग भी रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाना पसंद करते हैं। इसलिए कमर्शियली इस चीज को बहुत ज्यादा हाइप मिली है। और उसके अलावा बिल्कुल ठीक आपने कहा कि कमर्शियल फूड सर्विसेज का ट्रेंड पास्ट से ज्यादा अब करंटली इसलिए है, नंबर वन, क्योंकि खवातीन जो है वो भी वर्किंग लेडीज की तरह पे घर से बाहर रहने लग गई हैं और ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम फैमिलीज जो है वो बाहर से ही खाना खा रहे होते हैं। दूसरा रीजन ये है कि क्योंकि हमने एसोसिएट कर लिया हुआ है फूड को या डाइनिंग आउट को किसी इवेंट से या हैप्पीनेस से, तो यहाँ पे हमारी इमोशनल और सोशल नीड बहुत ज्यादा है। जब हमने किसी के साथ कोई जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा कॉमन हमारा ट्रेंड है या ट्रेडिशन है कि आफ्टर मैरिज हम एक दावत देते हैं, तो अब ये ट्रेंड पहले से ज्यादा बढ़ गया है कि वो दावत घर के बजाय बाहर हो, क्योंकि हमें समझ आ गया है कि घर में मैन पावर ज्यादा लगती है, एनर्जी ज्यादा लगती है, लेकिन वैरायटी कम होती है। तो बाहर क्योंकि हमें एम्बियंस अच्छा मिल रहा है, वैरायटी ज्यादा मिल रही है, हमें टेस्ट मिल रहा है, फ्लेवर मिल रहा है, एम्बियंस मिल रहा है, और क्योंकि बहुत से और एस्पेक्ट आप इसमें लिख सकते हो, जैसे बाहर आप फोटोग्राफी भी हायर करते हो, तो उसमें अब प्रॉपर कई ब्लॉगर्स एंड ब्लॉगर्स काम कर रहे हैं जो कि सिर्फ फूड फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो यानी फूड इंडस्ट्री ने इतना बूम पाया है या इतना ये चीज ट्रेंड में आई है कि प्रॉपर उसके साथ एक फोटोग्राफी की भी लाइन जो है वो एसोसिएट हो गई है। सबसे पहले रेस्टोरेंट को अगर हम देखें तो रेस्टोरेंट एक प्लेस होती है जहाँ पे एक फैमिली प्लेस होती है, जहाँ पे आप जाते हो, आप डाइनिंग करते हो। उसमें वेरियस तरह के सर्विस स्टाइल हो सकते हैं, अमेरिकन स्टाइल हो सकता है, चाइनीज स्टाइल हो सकता है, फ्रेंच स्टाइल हो सकता है, इटालियन स्टाइल हो सकता है, वेरियस कुजीन्स हो सकती हैं। आपको कॉन्टिनेंटल मिल सकता है, आपको देसी मिल सकता है, आपका वेरियस टाइमिंग के मुताबिक हो सकता है, यानी जैसे ब्रेकफास्ट के अलग मेन्यूज हो सकते हैं, आपके जो है स्नैक्स अलग हो सकते हैं, आपके ब्रंच अलग हो सकते हैं। हाई टी का ट्रेंड बढ़ गया हुआ है पहले से ज्यादा, और उसके अलावा डिनर का अला कार्टे का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके साथ 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 अगर हम देखें तो रेस्टोरेंट की जो कॉस्ट है वो जो पहले की निस्बत अब हायर है। तो कोई मुझे बता सकते हैं कि रेस्टोरेंट्स की कॉस्ट, अगर आप एक खाना घर में बनाते हो और एक बाहर बनाते हो, बाहर वो खाना थोड़ा एक्सपेंसिव क्यों होता है? कोई बताएगा? एनीवन? मैम वो इसलिए एक्सपेंसिव होता है कि एक तो वो हमें खाना तो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, साथ में जगह भी, वो एम्बियंस भी, और वो सारा प्रोटोकॉल और ये सब चीजें। एग्जैक्टली, क्योंकि वो हमें खाली फूड सर्व नहीं कर रहे, उन्होंने हमें एक एम्बियंस दिया है, उन्होंने हमें एक सर्विस दी है, और उस सर्विस में कोई 2 या 3 पर्सनल इन्वॉल्व नहीं है उसमें। Ma'am, yes, there is a team behind. There is a Team behind that. Yes, exactly. There are a number of personnel, there are a number of employees, there is a whole team of people who are working so hard to give you the best of everything, right? तो इसीलिए रेस्टोरेंट्स, और सबसे बड़ी बात कि जो कमर्शियल एरियाज होते हैं वो ज्यादातर फॉर सेल नहीं होते, उनकी जगह अपनी नहीं होती, या तो उन्होंने सब्सिडी पे ली होती है, या वो लीज पे ली होती है, या वो रेंटल होती है।
तो उसकी भी कॉस्ट बजटिंग उन्होंने करनी होती है। उसके अलावा उन्होंने अपने जो है वो फूड की कॉस्ट को पूरा करना है, एम्प्लॉयज की पे को पूरा करना है, प्रॉफिट निकालना है, और जो एग्जिस्टिंग चार्जेस है जैसे आपके बिल होते हैं वो पे करने हैं। तो ये तमाम कंसिडरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है रेस्टोरेंट्स में। बोर्डिंग एंड लॉजिंग सर्विसेज क्या होती हैं, आप में से कोई बताएगा? मैं बताऊं मैम, इसमें ये बेसिकली ये होता है कि फूड प्रोवाइड किया जाता है लार्ज स्केल पे। मैम इसमें ये होता है जैसे कि आजकल जैसे वुमेन भी वर्किंग हो गई हैं, काम वगैरह बहुत ज्यादा हो गया, तो इसमें ये होता है कि जैसे शादी का खाना होता है, कोई बर्थडे सेरेमनी होती है, तो वो फिर मतलब ऑर्डर कर लेते हैं और वो खाना वगैरह मंगवा लेते हैं। बिल्कुल इसमें ऐसा, बेसिकली क्वालिटी भी इंश्योर की जाती है और टाइम पे सब कुछ मैनेज हो जाता है इजीली। बिल्कुल। इसमें ये भी हो सकता है कि बोर्डिंग एंड लॉजिंग सर्विसेज में आप कहीं पे जाते हो, जैसे आप कलाम जाते हो, आप वहां पे दो ऑप्शंस होती हैं। अगर आप में से कोई कलाम गया है तो वहां पे दो ऑप्शंस होती है, ज्यादातर 2 या 3 ऑप्शन भी आप कह सकते हो। एक तो लोकल ढाबाज होते हैं जहाँ पे आपको चाय और साथ में इस तरह की चीजें मिल जाती हैं। उसके अलावा आपके गेस्ट हाउसेज होते हैं। जो गेस्ट हाउसेज होते हैं दे आर द बेसिकली लॉजिंग सर्विसेज, कि उसमें वहां पे जो रेजिडेंट्स हैं वो मेन्यू बना के या वो मेन्यू प्लान करके उन्होंने अपना कमरा एक दिया होता है जहाँ पे गेस्ट आते हैं, रहते हैं, और वो उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह होटल्स होते हैं कि आपने सफर किया सारी रात और आपने एक कैफेटेरिया या कॉफी शॉप या आइसक्रीम पार्लर बना हुआ और आपने वहां पे रुके कुछ परचेज किया, वहां पे आपको गैस की फैसिलिटी भी, आपने नहीं देखा कि अक्सर पेट्रोल पंप्स के साइड पे खाने की भी एक छोटी सी कैफेटेरिया बना होता है? हैव यू गाइस एवर ऑब्जर्व्ड इट? यस मैम, होता है। है ना? आपको Yes, पेट्रोल ma'am. पंप, यस मैम। ये अगर हम ऑब्जर्व करें तो मैं जैसे जेल रोड से मेरा रूट है, तो वहां पे मेरे रास्ते में मैं 3 जो एक होटल का और 2 पीएसओ के पेट्रोल पंप देखती हूँ। तो जो पेट्रोल पंप है पीएसओ का, वहां पे बकायदा जो कनेक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट आता है आगे, तो वहां पे उन्होंने प्रॉपर ट्रक शॉप बनाई हुई है जहाँ पे आपको बिल्कुल रेडी टू ईट चीजें मिलती हैं। रेडी टू ईट मीन्स जो आपके जितने भी स्नैक्स हैं, जो लेस हो गए या बिस्किट्स हो गए, कोई बेकरी Yes, आइटम ma'am. नहीं, कोई बेकरी फास्ट फूड है, जैसे फास्ट फूड। फास्ट फूड आउटलेट जो है वो हम बोर्डिंग एंड लॉजिंग सर्विसेज में नहीं लाएंगे। बोर्डिंग लॉजिंग सर्विसेज आपके फूड की साथ साथ मेनली और सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये चीज अंडरस्टैंड करो, रेस्टोरेंट का मकसद ही है खाना प्रोवाइड करना। फास्ट फूड आउटलेट का जो प्राइम कोर ऑब्जेक्टिव है वो ही है खाना प्रोवाइड करना, प्रॉफिट करना। लेकिन बोर्डिंग एंड लॉजिंग सर्विसेज का प्राइम कोर कुछ और है, जैसे वहां पे वो रिहाइश दे रहे हैं, या वो पेट्रोल पंप है, या वो कोई गैस स्टेशन है, उसके साथ साथ वो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बात समझ आई ना? मैम जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में भी ये प्रोवाइड करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्पिटल्स आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। बिल्कुल, और हॉस्पिटल का प्राइम है कि वो हेल्थ केयर देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ अटेंडेंस को उन्होंने जो है, या अटेंडेंस के अलावा जो पेशेंट भी वहां पे रह रहे हैं तो उनको भी उन्होंने फूड सप्लाई करना है। तो बिल्कुल मेन प्राइम मकसद उनका कुछ और है, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ और प्रोवाइड करें, वो बोर्डिंग एंड लॉजिंग सर्विसेज में आ जाता है। ठीक है? अच्छा, फास्ट फूड आउटलेट्स, यस वी ऑल नो व्हाट अ बूमिंग इंडस्ट्री इट इज, एंड बीइंग यू गाइस, आई होप सो यू आर टीनेजर्स और व्हाट, तो उसमें भी हमारा जो हर चीज की भाग दौड़ है वो खत्म ही फास्ट फूड आउटलेट पे होती है। कोई मुझे बताएगा कि फास्ट फूड आउटलेट में कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं? मैम जैसे कि बर्गर, बर्गर, शवारमा वगैरह। शवारमा, पैटीज वगैरह भी आ जाते हैं। कोई 10 चीजें बताएं। ओके, लेट्स डिस्कस एनी 10 that comes in this category. मैम Burgers, Ma'am, patties. फूड, मैम फ्रेंच Sorry? फ्राइज, French fries, yes. मैम पनीनीज, Paninis, yes. मैम चिकन स्प्रेड, चिकन स्प्रेड और चिकन ब्रेड। मैम चिकन स्प्रेड होती है जो स्लाइसेस होते हैं जिसके मैम चिकन पिज्जा। Okay, I have never, eaten or seen chicken spread, but I hope so. When this corona situation ends, I would definitely get that. Pizza, okay, guys, एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। पिज्जा जो है वो पाकिस्तान में फास्ट फूड है, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज फूड। इटली में रोटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। पिज्जा कहाँ से निकला है? इटालियन फूड है। तो पिज्जा इज अ फूड। पाकिस्तान में वो फास्ट फूड है। जिस तरह शवारमा सऊदीया में शवारमा इज कैटेगराइज्ड एज नॉर्मल फूड, पाकिस्तान में वो फास्ट फूड है।
तो जब भी अगर आपने मेंशन करना तो ये जरूर मेंशन करिएगा कि पिज्जा जो है वो आपको तो न्यूट्रिटिव वैल्यू भी दे रहा है, मैम ठीक है, और वो आपका फास्ट फूड में जरूरी नहीं कि वो फास्ट फूड, वो हमारे क्योंकि स्टेपल फूड में नहीं है, हम उसको फास्ट फूड कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब मुझे ना एक एक जिससे मैं पूछती जाऊंगी, मुझे एक रीजन दो कि फास्ट फूड का ट्रेंड क्यों बढ़ गया। अब्दुल वहाब आप बताओ, जी मैम। फास्ट फूड का ट्रेंड ज्यादा क्यों बढ़ गया? मैम सबसे पहले एक तो टाइम, सबसे कम इसमें टाइम लगता है, मतलब आप जल्दी से जाते हैं, बाय करते हैं और आप मतलब वो उसको खा लेते हैं और मतलब रेडी टू ईट है, आपको जल्दी से मिल जाता है। थैंक यू। आमना नसीर, आप कोई एक और रीजन बताओ। मैम ये इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है और मतलब हम लोग जल्दी मतलब प्रिपरेशन उसकी जल्दी हो जाती है, बस हम लोग पे करते हैं और उसके लिए और बस लेते हैं और हम लोग कर देते हैं। आपने बता दिया कि इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, वी जस्ट गो एंड वी ग्रैब समथिंग टू ईट एंड यू नो वी आर डन विद द ऑल द हैसल। लेकिन कोई आप इसके अलावा कोई रीजन बताओ। मैम वर्क फॉर वुमेन्स आर गोइंग टू वर्क, औरतें काम करना शुरू हो गई हैं। सैम, आमना नसीर, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी। ओके। मैम वर्कलोड बढ़ गया है ओवरऑल, मतलब हाउस होल्ड क्योंकि औरतें संभालती हैं, लेकिन अब क्योंकि वो भी वर्किंग वुमेन्स हैं तो इस वजह से ज़्यादा जल्दी खाने के रेडी टू यूज़ फूड यूज़ होते हैं और मतलब वो घर पे प्रोसेस्ड फूड लाकर भी रख लेते हैं और बाहर से जाकर भी ले लेते हैं, और ये दो तरह का मतलब फास्ट फूड। लेस टाइम कंज्यूमिंग और एम्प्लॉयड वुमेन, ठीक है, ये दो रीजंस हो गई। अनीका, थर्ड रीजन बताएं जल्दी से। मैम क्योंकि लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे जैसे वो ट्रैवल करते हैं डिफरेंट एरियाज और रीजन्स का फूड ट्राई करते हैं, तो वो उसको अपने एरिया में भी आके खाना पसंद करते हैं। Exactly, because they usually get bored of the monotonous food. That is where they want to explore and they want to have taste of the, you know, fast food. तो ये भी explore और travel का भी बिल्कुल point valid है यहाँ पे. Very nice. Bisma Nazir, would you like to tell us another reason that why people tend to eat more fast food than before? Bisma Nazir, are you with us? मैम मैं बताऊँ एक? जी लाइव बताइए। मैम पीयर प्रेशर जो है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इन होना शुरू हो गया, लाइक कि एक एक बंदा है, उसने फलानी कुजीन से खाना खाया, फलानी जगह से खाना खाया, और एक एक पर्सन है उसने नहीं खाया, तो उसको ये होगा कि हो तुमने नहीं खाया, तो पीयर प्रेशर जो है इसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ आना शुरू हो गए। बिल्कुल एग्जैक्टली। कशमाला, आसिफ आप बताएंगी कोई और रीजन? मैम ट्रेंड की वजह से, ट्रेंड भी हो जाता है ना किसी फूड को लेके कि उसी को ही लेना है बार बार, तो इसी वजह से। Yes, correct me if I'm wrong that I was watching a video and it came again and again on my news feed about a coffee that is made in home and you know उसमें काफी वो stirring करने के बाद वो बनती है and that's the cold coffee basically. Does anyone of you know the name? That's Dalgona. Yes, Dalgona or something. Yes, ma'am. Yes, I made that too and I uploaded the picture with the hashtag because it's trendy. So yes, the trend, we tend to follow the trend and the hype of some food or the hype of a restaurant. जो हम देखते हैं कि ये चीज बहुत हाइप में जा रही है, ट्रेंड में जा रही है, हम इसमें लोगों को देख देख के हमारा अपना दिल करता है, तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मैम भी तो करते हैं ना, क्या कहते हैं कशमाला? मैम मैं कह रही हूँ ट्रेंड को देख के लोग ज्यादा करते हैं फॉलो कि ये हम लोग कर। बिल्कुल मैम बिल्कुल। मैम मैं एक बात बताऊं? जी जी। मैम ये जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, इनकी वजह से भी बहुत ज्यादा ये चीजें आ जाती हैं। सोशल ये जो मीडिया बड़ा कॉज, यस सोशल मीडिया, एग्जैक्टली। मैम एक वजह होम डिलीवरी भी होती है कि घर बैठ के हमें सब कुछ इजीली प्रोवाइड हो जाता है, इसलिए भी हम लोग फास्ट फूड का ज्यादा ट्रेंड होता है। Excellent. If I am bored at my house and I had a lot of work to do and I had, you know, no raw materials, so I would prefer to just call the restaurant that is providing me this home delivery service and I will order my fast food. So And now, ma'am, it is that convenient that the delivery is free. Yes. So along with the food itself, the services being associated with the food, that is the transportation,
the low cost budget and the low cost of that transportation, we tend to eat more fast food than before. Very nice. और कोई और रीजन? I am into it. कोई और रीजन? मैम लेट नाइट जब भूख लगती है। I would like to know the name जिसने ये बात की है लेट नाइट वाली। I think so मारिया हुसैन। मैं मारिया हुसैन। Yes, very nice कि जब हमारी जो अर्बन लाइफ, यहाँ पे आप अर्बन लाइफ को कोट कर सकते हो कि अर्बन लाइफ में we tend to wake late up at night, और क्योंकि ये हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट है, तो उसमें हमें जो है वो एक, क्योंकि ये ऑफर हमें हो रही होती है होम डिलीवरी की, या ये रेस्टोरेंट लेट नाइट तक खुले होते हैं, तो हमें जो लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं, जस्ट आउट ऑफ बोर्डम हम खाना जो है वो बाहर का खाना चाहते हैं। और ये आई कैन रिकॉल एन इवेंट के मेरे एक कजन है, whenever he comes to my house, so there is a place in the main market Gulbarg, Alamgir, if you guys know it, Alamgir waffles cone. Yes ma'am, yes Yes ma'am. ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am, very well. Yes, so I tend to go out with my cousin, and मतलब हम बाइक पे जाते थे रात को, मतलब 11-12 बजे, and we tend to go there just for have fun and just to have that waffle cone that cost about 80 rupees at that time. And after the cone, the trend was for the cold coffee with so many munches and the crunchiness on it, और वो बड़ा मजे का वो बिस्किट और वो कैरामल बना के उसके साथ देता था, उसके ऊपर डाल के। तो ये एक लेट नाइट क्रेविंग और आउट ऑफ बोर्डम, और हम ये, और क्योंकि ये चीजें अवेलेबल भी होती है, अर्बन लाइफस्टाइल का हिस्सा ही है, तो इसलिए भी हम बाहर जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और कोई रीजन? मैम कुछ फूड के टेक्सचर और फ्लेवर भी तो ट्रैक करते हैं। हाँ, इसलिए भी कि हम जो है वो हमने पहले डिस्कस किया कि कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, इसलिए हम फास्ट फूड जैसे एक और बड़ा रीजन है, बड़ा, आप इसको भी बड़ा अच्छे से बता सकते हो। कुछ फूड we cannot prepare them on our own in our houses. Like I cannot prepare chicken with cheese. I cannot make them at home. ठीक है? तो I usually go to gourmet restaurant that is I guess in Faisal Town, and I go there, and that is very cost. It only cost me about 660 rupees, and that is a whole piece of chicken stuffed with cheese, served with mashed potatoes and casserole and spinach. मैम एक तो नाम भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं ना फास्ट फूड के। मैम डेफिनेटली क्रेविंग आल्सो मैटर्स। अगर आपको एक चीज की क्रेविंग हो रही है तो आपको वही खाना है। ओके, मैम टेस्ट भी तो मैटर करता है, टेस्ट की वजह से भी तो। हाँ, लेकिन सैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी यार, ये क्रेविंग हमेशा उनको ही क्यों होती है जो अफोर्ड कर सकते हैं? मैम इट डजंट मैटर्स विद द अफोर्डेबिलिटी, इट मैटर्स। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आई कैन रिकॉल व्हेन आई हैड नो मनी, I don't know if you guys can relate it to it or not. So I was never like ये कुछ बाहर no, but when I had money, यहाँ पे affordability और peer influence। मैम क्योंकि जो प्राइस होते हैं वो ज्यादा पैलेटेबल। हाँ जी, अरीश रिपीट करें आप अपनी बात। मैम मैंने कहा जैसे फ्राइड फूड जो होते हैं वो ज्यादा पैलेटेबल होते हैं, मतलब उनको ज्यादा उनकी क्रेविंग्स होती हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो फ्राइड फूड होते हैं वो पैलेटेबल ज्यादा होती है, क्रेविंग ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे आप अफोर्डेबिलिटी। जी मैम ये वाला टेक्सचर मैंने अप्लाइड की बुक में देखा था। जब अफोर्डेबिलिटी हो ना तो तब मीट क्रेविंग ज्यादा होती है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। एग्जैक्टली, क्योंकि जब आपका ये बात प्रूवन कि अगर आपकी इनकम जो है वो कम है तो इनकम का लार्जर पोर्शन फूड पे आपका होता है, लेकिन आपकी इनकम ज्यादा होती है तो फूड पे सब होगा, लेकिन उसमें फूड चॉइसेस में मीट ज्यादा हो जाएगा। तो ये बात तो ट्रैक करते हैं ना, जो हमने कभी ट्राई नहीं की होती है। हाँ, सोशल मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, पीयर इन्फ्लुएंस का बहुत रोल है आपका। मैम इसके अलावा हम इसे इजीली कैरी भी कर सकते हैं। जैसे पुराने वक्तों में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे दूर कहीं, तो घर से बना के खाना लेके जाते थे, मतलब वो थोड़ा मुश्किल होता था। आप कहते हैं चलो रास्ते में से ले लेंगे, बर्गर शवारमा ये सब रैप हुआ होगा। हर मोटरवे के कट के बाद मैकडॉनल्ड्स है वहाँ पे, so you don't need to carry food. Yes ma'am. कन्वीनियंट है आपके लिए। अगेन कन्वीनियंस की बात आती है कि आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है कि आप
घर में पहले कीमा पीसे, उसमें मसाले डालें, उसको हैंडल करें, उसको चिकन मंगा के धोएं ऑब्वियसली, फिर उसके बाद उसका कीमा करें और उसके बाद आप उसको प्रिपेयर करें रादर देन आप उतनी ही कॉस्ट में। और फिर हमारा आपने नोट किया घर में कभी भी स्टैंडर्डाइज चीज नहीं बनती। एग्जैक्टली मैम। मतलब आई नेवर रिकॉल कि मुझे केएफसी का टेस्ट कभी भी डिफरेंट लगाओ। मैंने अपनी आधी जिंदगी केएफसी खाया है, तो इट्स ऑलवेज द सेम। ठीक है, तो उनकी फास्ट फूड मैम अगर हम एज इट इज वही चीज घर में बनाने की कोशिश करते हैं, वो वैसा टेस्ट भी नहीं आता जैसा केएफसी का होता है। Exactly. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने एक पर्टिकुलर चीज का माइंडसेट कर लिया होता है, एक स्टैंडर्ड फिट कर लिया होता है, और उसके मुताबिक ही हम जब हम खाने जाते हैं तो हमें वही चीज रिक्वायर होती है, वो हम घर में नहीं बना सकते। तो बहुत अच्छा हमने इसको एलैबोरेटली डिस्कस किया और मुझे काफी इस डिस्कशन का पर्सनली बड़ा मजा आया है। अच्छा, अब फास्ट फूड आउटलेट तो हमने देख ली है, अब मुझे कोई बताएगा ये कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट मैम कैंटीन्स वगैरह, मैम कैंटीन्स जैसे हमारी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लेते हैं, बुंदू खाए वहां पे, तो दैट इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में क्या सिर्फ फूड प्रोविजन आता है? मैम आई थिंक सो। ओके, क्या आपके बुंदू खान का जो है वो आउटलेट, उसमें सिर्फ फूड मिल रहा है आपको? वहां पे आपको सिटिंग नहीं मिल रही, वहां पे आपको डिस्पोजल एरिया नहीं मिल रहा, वहां पे आपको क्रॉकरी नहीं मिल रही, ग्लासवेयर वगैरह चीज? मैम ग्लासवेयर नहीं मिल रहा, दे आर डिस्पोजेबल्स, लेकिन हम लोगों को सेटिंग मिल रही है। एम्बियंस तो नहीं है वहां पे, लेकिन वहां पे हम लोगों को खाना मिल रहा है। वहां पे पंखा मिलता है आपको? मैम यस मैम। हाँ, जी बेटा। मैम इसके अलावा केटरिंग सर्विसेज भी तो इसमें आ सकती हैं। बिल्कुल, केटरिंग सर्विसेज इसमें आती हैं। कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में मेनली इसमें ना अब होते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट लेवल पे बताऊं तो अखबार में टेंडर लगते हैं, टेंडर छपते हैं। मैं आपको अपने अगर यूनिवर्सिटी की अपने कॉलेज की एग्जांपल दूं तो होम इकोनॉमिक्स में कैंटीन का कैफे का एक टेंडर छपता था अखबार में। उसकी वेरियस लोग उसके ठेके की बात करते थे कि हमने ठेका लेना है। उसमें फिर वो कुरानदाजी होती थी या वो जितनी ज्यादा कोई बोली लगाता था उसके अकॉर्डिंगली उसको ठेका मिल जाता था। उसमें फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है 6 मंथ्स का, 2 years का, 1.5 साल का, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ रूल्स उन्होंने अबाइड करने होते हैं। उसमें यही होता है कि आपने फूड भी देना है, आपने फूड के साथ आपका जो क्रॉकरी है वो भी यूज हो रही होती है, चाहे वो डिस्पोजेबल क्यों ना हो। सिटिंग भी दे रहे होते हो, आपने अलग से जाके बैठने के लिए बिजली का बिल नहीं देना, बिजली का बिल भी उसी चीज में आ जाता है। और उसके अलावा ये जितनी भी आपको कोई एम्बियंस जो है, लेकिन ये इतने बड़े स्केल पे नहीं है कि आप इसको रेस्टोरेंट कह दो, लेकिन ये उससे छोटे स्केल पे, लेकिन आपको वहां पे फैसिलिटीज जो है वो स्टाफ भी मिलेगा, आपको टेबल्स भी मिलेंगी, बैठने के लिए चेयर्स भी मिलेंगी, लोकेशन अच्छी होगी थोड़ी। अगर स्कूल या कॉलेज का कैफेटेरिया तो इट टेंड टू बी मोर सेंट्रलाइज्ड कि वो बीच में होगा, उसके लिए आपको अलग से बाहर अपने इंस्टीट्यूशन से बाहर नहीं जाना होगा। जो आपका हॉस्पिटल्स में होता है वहां पे ठेके होते हैं, स्कूल कैंटीन्स में होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं, कॉलेज में कैंटीन्स में होते हैं। तो वेरियस इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर ये काम करती है। अच्छा, नॉन कमर्शियल ऑपरेशंस में मेन जो फोकस है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, बल्कि वो एनवायरमेंटल नीड्स को पूरा करना होता है। तो मुझे कोई बताएगा कि किस तरह से क्या चीजें नॉन कमर्शियल ऑपरेशंस में आ जाती हैं? मैम एनजीओज वगैरह। बिल्कुल, वो तो वही होगी ना कि एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑपरेशंस या और नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं ये। कोई एग्जांपल्स देंगे आप इसमें? मैम ईदी फाउंडेशन ले लेते हैं हम लोग सहारा ले लेते हैं। एग्जैक्टली। सनराइज है। बिल्कुल। सॉरी, राइजिंग सारिम भाई की भी फाउंडेशन है, सारिम भाई की। मैम फिर काफी जो और जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट है, वो हॉस्पिटल्स वगैरह में खाना दे रहा है मरीजों को, उनके पेशेंट्स को। जहाँ पे उनका प्राइम मकसद जो है वो पैसा कमाना नहीं है, लेकिन लेस प्रिविलेज्ड लोगों को फूड, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी है और वो बेसिक नेसेसिटी भी सबको है, तो उन्होंने वो उसको प्रोवाइड करना उनका कोर मकसद होता है। उसमें आ जाता है जैसे आपके ऑर्फनेजेस आ जाते हैं, आपके ओल्ड एज हाउसेस। अब देखो ना, ओल्ड एज हाउस कौन चला रहा है? उसमें वहां पे वर्किंग तो है नहीं, वहां पे कोई फैसिलिटी तो है नहीं, वहां पे या तो आपके कोई स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, वो चला रहे होते हैं, या फिर जो है उनकी इस मेनली स्पॉन्सरशिप चल रहा होता है, या फिर जो उनका उन्होंने जगह
वेरियस इंस्टीट्यूशंस के साथ उन्होंने अपने बॉक्सेस रखे होते हैं, जैसे शौकत खान ने अपने बॉक्स रखे होते हैं डिफरेंट जगहों पे, मेडिकल स्टोर्स के ऊपर, कोई भी जाते हैं उसमें डाल देता है, तो वो इन चीजों से इदारे चल रहे होते हैं। Yes. तो इसमें आपकी ऑर्फनेजेस आ जाते हैं, ओल्ड एज हाउसेज आ जाते हैं, वुमेन प्रोटेक्शन एजेंसीज आ जाती हैं, जैसे आपका पाकिस्तान का जो मोस्ट फेमस है दारुल अमान, ठीक है, वहाँ वो आ जाता है। उसके अलावा आपके आ जाते हैं नॉन कमर्शियल में, और क्या आएगा, हैंडीकैप्ड, ठीक है, जो ब्लाइंड लोगों का होता है इदारा, वहाँ वो हो सकता है। आपके जेल हो सकते हैं, जेल में आपका फूड हो तो गवर्नमेंट में से देती है, लेकिन वो भी आपका नॉन प्रॉफिटेबल में ही आता है, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट तो नहीं हो रहा ना उससे कोई। Yes, ma'am. ठीक है, और क्या होता है, काफी सारे हो सकते हैं, मतलब अगेन इट्स ऑल अबाउट कि आप अपना जो है वो ब्रेन पैलेस को यूज करें और एग्जांपल्स हैं उसमें से निकालें। जेल हो गया, डेफ एंड डम और मेंटल, ये हो सकता है, ठीक है, उनके लिए भी Ma'am, आपने उसके अलावा some academic institutions are also providing food to the students. Exactly. इससे मुझे याद है when my mother was about age 6, तो she used to tell us कि उनका स्कूल होता था पीला स्कूल या लाल स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल ना, तो पीला स्कूल होता था अप टू प्राइमरी और लाल स्कूल होता था जो मिडिल तक का या मैट्रिक तक का होता था। तो जब वो पीले स्कूल में थे तो रोज का उन्हें एक एप्पल और आधा किलो दूध का पैकेट, जो आपका मिल्क वो जो होल मिल्क है वो पैकेट की मिल्क पैक नेस्ले वगैरह नहीं, उनको होल मिल्क और एक एप्पल ये रोजाना दिया जाता था। और ये कौन देता था, स्पॉन्सर होता था, नॉन प्रॉफिटेबल था, क्योंकि बच्चे तो नहीं वापस उसको पैसा कर रहे हैं। और जब वो बड़ी उसमें गए थे तो उनको जो है ना वो दही, दूध की जगह दही मिलता था, जो जब वो लाल स्कूल में गए थे। तो ये पहले ये प्रैक्टिसेस होती थी। आज भी आप अपने कोई प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसी स्कूल में जाते हो और वहां पे जाके आप खाना वगैरह प्रोवाइड करते हो अपना, तो ये भी आपका एक तरह से नॉन कमर्शियल में ही आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको फिर हम यहाँ तक ही रखते हैं आज के लेक्चर को। आपके कोई क्वेश्चंस हैं अभी तक तो यू कैन आस्क, फील फ्री टू आस्क। नो मैम, थैंक यू, सब बहुत अच्छा समझ आया सबके। आई होप थैंक यू मैम। मैम समझ आ गया सारा। Thank you so very much, ma'am, for the lecture. It is very understandable for us. And informative. Thank you so much. Inshallah, we'll meet you in the next lecture. Hope you guys will fight against this COVID. And best of luck and Allah Hafiz.